हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट के मॉड्यूल में छोटा सा एक मिनी ई कॉमर्स ऐप बनाने वाले हैं जिसमें आपके लेफ्ट साइड कैटेगरीज आएंगी और राइट साइड प्रोडक्ट्स होंगे। जब आप कैटेगरी के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट आने चाहिए। इसके लिए हम एपीआई का यूज करने वाले हैं। एपीआई आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डमी जेसन करके एक वेबसाइट है, वो आपको एपीआई प्रोवाइड करती है। उससे आप एपीआई ले सकते हैं, प्रोडक्ट की एपीआई भी ले सकते हैं, कैटेगरी को डिस्प्ले करने वाली एपीआई भी ले सकते हैं और कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट लेके आना है उसकी भी एपीआई आपके सामने मिलती है। वो पूरा सिस्टम हम आज यहाँ पे क्या करने वाले, बनाने वाले हैं। इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे एक्सॉस नाम का पैकेज यूज करेंगे। हम फैच का यूज नहीं करेंगे। फैच एपीआई का यूज करके आप एपीआई को हैंडल कर सकते हो, मगर एक्सॉस एक पैकेज है जिसका यूज करके आप गेट रिक्वेस्ट की एपीआई, पोस्ट रिक्वेस्ट की एपीआई, किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट की एपीआई को हैंडल कर सकते हैं। तो हम जो वेबसाइट बनाने वाले उस वेबसाइट के अंदर हम यूज करेंगे टेलविंड सीएसएस का। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करके रख रखा है। देखिए ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है और ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैंने सेटअप किया है। ई कॉमर्स नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। अब मैं इसके अंदर टेलविंड इंस्टॉल करूंगा। तो टेलविंड इंस्टॉल करने के लिए मैं टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूं। यहाँ पे टेलविंड सीएसएस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। टेलविंड के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, फ्रेमवर्क गाइड पे जाइए और यहां से जाइए क्रिएट रिएक्ट ऐप पे। और ये दोनों चीज तो नहीं चलानी क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट है। आपको npm install d टेलविंड सीएसएस पे क्लिक करना है, यहां जाना है और यहां जाके चलिए मैं VS कोड में इसको ओपन कर देता हूं क्योंकि मैंने VS कोड बंद कर रखा है। मैं इस पूरे फोल्डर को किस में ओपन कर रहा हूं, VS कोड में। CMD में ओपन करूंगा तो ब्लैक स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ब्लैक स्क्रीन से मैं VS कोड में चला जाऊंगा। कोड डॉट करते आऊं, कोड डॉट करते ही मैं कहां चला गया, VS कोड में चला गया। अब यहां जाना है आपको, यहां जाके टर्मिनल पे क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल ले लेना है। यहां से टर्मिनल ओपन होते ही आप वो कमांड लिख दीजिए जो टेलविंड को इंस्टॉल करता है, npm install -d टेलविंड सीएसएस। अब देखिए डैश डी का मतलब क्या होता है, ये डेवलपमेंट के डिपेंडेंसी में जाने वाला है। ये पैकेज डॉट जेसन में चला गया होगा। पैकेज डॉट जेसन के अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाके ये आपको दिखा देगा कि डेव डिपेंडेंसी में आया। डेव डिपेंडेंसी का मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के अंदर ये आ चुका है और डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के अंदर ये अपना क्या है 3.4.1 वर्जन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब चलिए ये तो आ गया। इसके बाद भी कुछ सेटअप्स करने हैं तो यहाँ पे npx टेलविन इनिट पे हम जाते हैं और इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना देगा टेलविन से रिलेटेड। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आपको क्या करना है, इसके नीचे वाला कोड लेना है, ये कोड कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो टेलविन ये बताता है कि कौन कौन सी फाइल में काम करेगा। ये यहाँ पे फाइल्स आ गई और फिर साथ में ये तीन फाइल्स को कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। सॉरी, ये जो 3 लाइन का कोड है इसको कॉपी करके कहां पास कर रहा हूँ, एसआरसी के अंदर index.css में जाके ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, ये हटा दिया। तो अभी हमने बस बेसिक सा सेटअप किया है। अभी हमने टेलविन को कॉन्फ़िगर किया है। टेलविन अब हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप हो चुका है। टेलविन सेटअप होने के बाद आप लोगों का पहला काम होगा कि आप अपनी ऐप को रीस्टार्ट करिए। अगर आप अपनी ऐप को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो टेलविन आपके प्रोजेक्ट में इंपैक्ट नहीं दिखाएगा, ना कोई इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, ना कुछ दिखेगा। क्योंकि जब भी आप टेलविन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टेलविन आपसे ऐप को रीस्टार्ट मांगता है कि ऐप रीस्टार्ट करिए तब मैं आपको दिखूंगा। तो हमारा टेलविन सीएसएस यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर आपको देखना है कि सर टेलविन आया है कि नहीं आया तो app.js में जाता हूं और app.js के अंदर जाके ये जो है अपना पूरा हेडर यहाँ से गायब कर देता हूं। चलिए मैंने हेडर गायब कर दिया। एक चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो लिख देता हूँ और हेलो को मुझे रेड करना है तो मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ हेलो यहाँ आ गया। रेड करने के लिए आपको टेलविन क्या करता है, टेक्स्ट डेंजर या टेक्स्ट रेड, ये देखिए आ गया अपने पास। जो आप देंगे वो आ जाएगा। इसका मतलब हमारी टेलविन की क्लास इसके ऊपर अप्लाई है। एक्चुअली क्लास अप्लाई हो रही है, टेलविन आ चुका है। तो अभी टेलविन भी हमारा आ चुका है। अब डिजाइन कैसा बनाना है वो भी समझिए आप। हमें डिजाइन का फॉर्मेट कैसा रखना है, डिजाइन के फॉर्मेट के लिए एक साइड हमारा साइड बार होगा जहां पे हमें कैटेगरी के नाम दिखाने, एक सिंपल सा लॉजिक। और लॉजिक के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं एक बार। यहाँ पे ये अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने डबल कोटेशन यहां से हटा दिया गलती से, इस वजह से वो एरर दे रहा है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल जिससे आप कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए एक छोटी सी वेबसाइट आपके सामने खोलता हूं। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैं यहाँ पे गया प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे, आप देखेंगे इधर कैटेगरी के नाम आ रहे हैं और फिर इधर की साइड प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का ही डिजाइन हमें क्या करना, बनाना है। जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसके प्रोडक्ट इधर की साइड आ जाएंगे। जैसे आपने जिस पे क्लिक किया उसके प्रोडक्ट आएंगे। मैं यहाँ पे ब्रेसलेट पे जाके क्लिक करूंगा तो ब्रेसलेट वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। जिस पे आप क्लिक करेंगे, इयररिंग्स पे करेंगे तो इयररिंग्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कुछ इस टाइप का डिजाइन हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। ये एग्जांपल के लिए है, मगर हम तो एपीआई का यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हम किस टाइप के डिजाइन पे काम करने वाले हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये समझिए कि ऐप में काम करना है,
या आप राउटिंग करेंगे, या आप एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं ऐप के अंदर ही काम कर लेता हूं। चलो ऐप को मान लेता हूं, ऐप मेरा पहला कंपोनेंट है। ऐप के अंदर मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा। एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट रखूंगा, एसआरसी में जाऊंगा, एसआरसी के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैं category.jsx। category.jsx ये मेरा क्या है, कंपोनेंट है कैटेगरी का। यहाँ पे RFC शॉर्टकट लिखेंगे, ये कैटेगरी नाम का कंपोनेंट बन जाएगा। और इस कंपोनेंट को कहां कॉल करूंगा, मैं कॉल करूंगा यहाँ पे मैं कैटेगरी वाले कंपोनेंट को क्या करने वाला हूं, कॉल करने वाला हूं। कैटेगरी कंपोनेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देख लेते हैं आ गया। चलिए मतलब कैटेगरी नाम का कंपोनेंट हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। ये आपके सामने क्लियर है। डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन का क्या लॉजिक है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। ये ऐप उड़ा देता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ले रहा हूं, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। और ये कैटेगरी वाला कंपोनेंट इसके अंदर क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। चलिए ठीक है, मैंने कैटेगरी वाला कंपोनेंट इसके अंदर क्या किया, पास किया। अब डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा लुक तो देना पड़ेगा ना, हमें काम तो करना है। तो काम करने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूं। चलिए मैंने एक डिव लिया, डिव को यहाँ स्टार्ट किया, डिव को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने डिव लिया, स्टार्ट किया, क्लोज किया। मैं इसको एक ना क्लास दे रहा हूं। अगर आपको लगता है तो क्लास दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मैं py दे रहा हूं 40 पिक्सल। ये पैडिंग टॉप और बॉटम से 40 नीचे आ जाएगा। अब इसके अंदर एक बना रहा हूं मैं मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन के लिए मैं एक डिव बना रहा हूं। डिव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूं यहाँ पे mxw। mxw का मतलब है मैक्स विड्थ। और मैक्स विड्थ मैं कितनी लेके बना रहा हूं इसको, 1320 पिक्सल। 1320 पिक्सल हमारी मैक्स विड्थ रहेगी। और mx ऑटो देके इसको सेंटर कर रहे हैं। mx ऑटो का मतलब है लेफ्ट और राइट से इसको सेंटर कर देना, मतलब मार्जिन ऑटो का काम करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके मुझे करने हैं दो डिवाइडेशन करने के लिए मैं एक तरफ ये कैटेगरी हटा रहा हूं, बाद में ऐड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। यहाँ पे एक डिव बना रहा हूं और डिव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि ग्रिड का यूज करना है। फिर ग्रिड कॉल्स कितने पार्ट में अपने को डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। अब ग्रिड कॉल्स 2 मत करिए, यहाँ पे लिखिए पहला पार्ट होगा अपना 30% और दूसरा पार्ट होगा ऑटो का मतलब दूसरा पार्ट 70%, मान लीजिए। क्लियर, मतलब ग्रिड कॉल हमने यहाँ पे बोला कि एक 30% होगा और एक ऑटो होगा। एक 30% और एक ऑटो का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। मतलब अभी हम इस टाइप का क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आप लोगों के सामने चीजें क्या होगा थोड़ा सा रिलेट करेगा। ये हम इस टाइप का क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं। मतलब ये जो डिजाइन है, ये इस टाइप का हम डिजाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इस डिजाइन में हमने जो लिया है ये 1320 पिक्सल लिया है, मार्जिन ऑटो देके सेंटर किया। मैं चाहता हूं ये जो 1320 का हमारा जो है 30% ये ले ले, ठीक है, और 70% ये ले ले। ये डिजाइन बनाना है और यहाँ पे हमें कैटेगरी वाले क्या करना है, डिजाइन को रखना है। कैटेगरी वाले डिजाइन को यहाँ पे ऐसे करके अपने सामने, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले लेआउट को क्या करेंगे, बना देंगे। हम प्रोडक्ट वाले लेआउट को यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। कुछ इस टाइप का डिजाइन हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए बहुत छोटा सा पार्ट था, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको करने के बाद एक गैप नाम की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगाई है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप देना है। तो मैंने बोला कि दोनों सेक्शन के बीच में गैप होना चाहिए 20 पिक्सल का। 20 पिक्सल का गैप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे एक डिव लीजिए और डिव के अंदर ये कैटेगरी वाले को बुला लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी वाला कंपोनेंट बुला लीजिए, आ जाएगा ये कैटेगरी वाला कंपोनेंट। और इस डिव को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कलरफुल दे देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बीजी और बीजी करके कलर कुछ दे सकते हैं, जैसे मैंने रेड दिया। आप रेड की जगह कोई और भी कलर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जाके देख लेते हैं, थोड़ा लाइट ग्रे हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए लाइट ग्रे टाइप का कलर यहाँ पे क्या होगा, दिखने लग जाएगा। कुछ इस टाइप से डिजाइन आ गया। और अपने को क्या करना है, यहाँ पे H1 टैग के अंदर, यहाँ पे H1 टैग लेना है और H1 टैग में लिखना है अवर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है तो थोड़ा दिखना भी चाहिए, और प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1 टैग के अंदर क्लास दूंगा टेक्स्ट सेंटर। ये इसको क्या करेगा, सेंटर कर देगा। टेक्स्ट सेंटर भी किसकी क्लास है, टेक्स्ट सेंटर भी टेलविन की क्लास है। टेक्स्ट सेंटर का काम है किसी टेक्स्ट को सेंटर करना, बिल्कुल अलाइनमेंट पे सेंटर, थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए टेक्स्ट और फिर डैश देके इसके बीच में क्या साइज देना है, 40 पिक्सल कर देते हैं। चलिए 40 पिक्सल मतलब 40 पिक्सल इसका साइज हो जाएगा। थोड़ा बोल्ड करना है तो फॉन्ट बोल्ड करिए, बोल्ड हो जाएगा ये आपके सामने, ये बोल्ड होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको बोलिए कि भैया एक काम करो, आप एमबी ले लो, मार्जिन बॉटम से ले लो 30 पिक्सल। तो थोड़ा सेक्शन को क्या करना, नीचे की साइड खिसका देना, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये अवर प्रोडक्ट है, एक तरफ कैटेगरी और एक तरफ प्रोडक्ट का अपने को क्या करना है, लॉजिक बनाना है। तो अभी हम बात करेंगे कैटेगरी वाला। कैटेगरी वाले सेक्शन के लिए हमने कैटेगरी नाम से यहाँ पे ले रखा है। अब आप इसके अंदर काम करिए डिजाइन वाला। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं डिजाइन वाला। तो मैं यहाँ पे जाके जो है S3 टैग के अंदर यहाँ पे कैटेगरी लिखता हूँ, क्योंकि अपने को कैटेगरी क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। और कैटेगरी किसके थ्रू आएगी, एपीआई के थ्रू। और थोड़ा सा डिजाइनफुल करिए, मतलब मुझे डिजाइनफुल चाहिए, क्योंकि डिजाइन होगा तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। मैं 25 पिक्सल करता हूं और फॉन्ट क्या कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। फॉन्ट बोल्ड करने का मतलब यहाँ पे बोल्ड होता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए ये हो गया। और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं भैया आपने एक काम करो, आप पैडिंग ले लो 10 पिक्सल।
तो थोड़ा आप गैप लोगे तो थोड़ा सा आप खुल जाओगे, थोड़ा खुल गए, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई। अब आप यहां कलर मत दीजिए, कलर यहां सही नहीं लग रहा। मैं इस कलर को यहां से क्या कर रहा हूं, गायब कर रहा हूं। जो मैंने यहाँ पे बनाया था app.js, ये जो कलर मैंने यहां दिया इसको यहां से गायब कर रहा हूं। ये 30% वाला पार्ट है और यहाँ पे जो डिव है ये प्रोडक्ट वाला पार्ट अभी बनने वाला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, कैटेगरी का एक डिजाइन बनाते हैं। जैसे ये देख रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम ही दे देता हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी आपके सामने आ जाएगा थोड़ा बड़ा, और थोड़ा सा ना फॉन्ट बोल्ड की जगह आप फॉन्ट यहाँ पे 500 लिख दो, तो थोड़ा सा लाइट होता हुआ नजर आएगा। मतलब उतना बोल्ड नहीं होगा, थोड़ा लाइटनेस हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये आ गया, ये ऐसे दिख गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ULLI का यूज करके यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से डिजाइन क्या करेंगे, बनाएंगे। ULLI का यूज करेंगे और कुछ उस टाइप से डिजाइन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो UL हो गया और UL के अंदर हमारा क्या हो गया, LIs हो गई। LIs अपनी रिपीट होंगी क्योंकि मैं API को डिस्प्ले करने वाला काम करूंगा, API को हैंडल करने वाला काम करूंगा, तो LIs हमारी रिपीट होंगी, कोई दिक्कत नहीं। हम LIs को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये जो LI है, ये LI हमने यहाँ पे रखी है। LI के अंदर हम एक कैटेगरी रख लेते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ब्रेसलेट ही रख लिया, चलिए ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कैटेगरी क्या कर दी, यहाँ से कॉपी की और कॉपी करके यहाँ पे पास कर दी, डन। देखिए यहाँ पे ब्रेसलेट आया। अब आपका कहना कि सर थोड़ा सा डिजाइन तो बनता है ना, डिजाइन बनता है तो करते हैं हम। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, BG हल्का सा हम कलर यहाँ पे क्या करेंगे, CCC, ये ग्रे कलर होता है, आप सबको पता है। और P हम दे देते हैं यहाँ पे कि P आप ले लो थोड़ा सा, मतलब 7 पिक्सल, तो चारों तरफ से 7 पिक्सल ले लेना, तो थोड़ा ये 7 पिक्सल ऐसा लेके आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए कि क्लिकेबल टाइप का है। और यहाँ पे आप पॉइंटर नाम की क्लास भी यूज कर सकते हो, कर्सर पॉइंटर होता होगा, मैं यहाँ पे क्लिक देता हूँ कर्सर पॉइंटर से हमारा ऐसा लगेगा कि ये क्लिकेबल है, मतलब आपको लगेगा कि अब ये क्लिकेबल है, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट का साइज भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट लिख के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं या 20 पिक्सल या 18 पिक्सल, नहीं 20 पिक्सल कर दो, चलो 20 पिक्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाओगे। और साथ में एक और काम करते हैं हम यहाँ पे फॉन्ट को भी हल्का सा क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। पहले फॉन्ट सेरिफ कर दो, सेरिफ का मतलब फॉन्ट फैमिली बदल जाएगी, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉन्ट को हल्का सा क्या कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं। तो बोल्ड करने के लिए फॉन्ट बोल्ड में भी सेमी बोल्ड कर दीजिए। सेमी बोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड नहीं होगा मगर बोल्ड दिख रहा है। एक बार हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, 500 देते हैं। 500 में कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही चाहिए था, ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही LI और हल्का सा मैं क्या कर रहा हूं, MB दे रहा हूं। और MB कितना दे रहा हूं, MB दे रहा हूं यहाँ पे। भैया एक काम करिए, MB वैसे MB के नंबर भी यूज कर सकते हैं। MB के नंबर यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दे रहा है कि कितने पिक्सल लेगा, ये 4 लेगा, ये 8 लेगा, ये 12 कर देते हैं, या हम यहाँ पे 2 करते हैं, ये 8 पिक्सल ले लेगा। 2 कितना ले रहा है, 8 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि जब दूसरी कैटेगरी आएगी तो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के बीच में होना चाहिए गैप। रैप करके इसको तोड़ के नीचे ला रहा हूं, एक बार रैप करके इसको तोड़ के नीचे ला रहा हूं। मैं LI को यहां पे रखता हूं, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के बीच में क्या होगा, गैप। तो ये गैप लेके ऐसा आएगा। तो कैटेगरी को दिखाने वाला डिजाइन हमारा क्या हो चुका है, बन चुका है। अब कैटेगरी को डायनेमिक हम करेंगे, पहले हम पूरा डिजाइन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। देखो ये कैटेगरी बन गया। अब चाहे तो आप एक प्रोडक्ट का अलग से कंपोनेंट बना के ऐप में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे लगेगा तो बना दूंगा, नहीं तो मैं यहां पे भी डायरेक्ट काम कर सकता हूं। अगर लगता है तो यहां पे डायरेक्ट, मगर वो छोटे छोटे जो बॉक्सेस बनेंगे उसका तो अलग कंपोनेंट बनेगा। प्रोडक्ट आइटम नाम का कंपोनेंट हमें क्या करना है, अलग बनाना है। तो कैसे हम कंपोनेंट बनाएंगे, क्या लॉजिक है वो देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं। हमें एक और डिव लेनी है और डिव के अंदर मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूं, देता हूं ग्रिड। भैया ग्रिड तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अब अंदर की साइड भी क्या करना है, डिवाइडेशन तो करने हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ग्रिड। और फिर एक लाइन में कितने दिखाने, एक लाइन में दिखाने 3, ग्रिड कॉल्स 3। और फिर हल्का सा क्या करना, उनके बीच में गैप भी रखना है। तो गैप हमने उनके बीच में बोला कि 16 पिक्सल का हो जाएगा। और यहां पे बनाने हमें आइटम्स। तो मैं अब यहां पे एक डिव ले रहा हूं, डिव के अंदर एक क्लास दे रहा हूं शैडो LG। शैडो LG का मतलब है हमारा शैडो लेके आएगा। यहां पे हम IMG टैग का यूज करें और IMG टैग का यूज करके कोई इमेज ले आते हैं। IMG टैग का यूज करते हैं और IMG टैग का यूज करके हम कोई इमेज यहां पे क्या करते हैं, ले आते हैं। IMG SRC का यूज करो और SRC का यूज करके मैं इसके अंदर कोई इमेज ले आता हूं। चलो मैं यहीं से ले लेता हूं, ये इमेज यहां पे रखता हूं। ये इमेज अलग हो जाएगी, इसी को लगा दूंगा। ये मैं अलग रख रहा हूं। एक बार ये इमेज कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। ये इमेज मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि कुछ इस टाइप से इमेज बना हुआ हमारे पास आ जाएगा। देखिए और यहां पे फिर आएगा इमेज का नाम मतलब प्रोडक्ट का नाम हमने यहां पे H4 टैग के अंदर लिख दिया आईफोन। ये हमारा प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है।
और साथ में हमारा इसका क्या होगा, प्राइस आ जाएगा। प्राइस के लिए भी हमने क्या किया, एक ले लिया हमने बी टैग के अंदर हमने क्या किया, रुपीस, और यहाँ पे जो भी लिखना था ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया। एक डिजाइन ही तो बना रहे हैं, डिजाइन का नॉर्मल लेआउट हम बना रहे हैं यहाँ पे। और साथ में हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट सेंटर होके ये टेक्स्ट अपने को क्या होगा, सेंटर दिखने लग जाएगा। तो टेक्स्ट सेंटर हो गया अपना, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और साथ में हल्का सा हम क्या करेंगे, इसको भी बोलेंगे भैया एक काम करो, आप पैडिंग ले लो बॉटम से, आप पैडिंग ले लो पीबी, बॉटम से ले लो आप। यहाँ पे 16 पिक्सल लेना है तो PB4 कर दो। PB4 कितना लेगा एक बार, 16 पिक्सल, ठीक है। ये पैडिंग ले लेगा कुछ इस टाइप से डिजाइन। और यही डिजाइन अगर कॉपी होगा तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। टोटल एक लाइन में 3 आ जाएंगे। और चौथा ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे की साइड आएगा, अपने को पता है क्योंकि हमने काम एकदम सिस्टमैटिक किया है। मैं डिजाइन को उतना लुक पे नहीं लेके जा रहा, मगर एक फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इस टाइप से हमारा काम होगा। और जब हमें पता है कि अगर ये काम बार बार हो रहा है, अगर ये छोटा सा टुकड़ा बार बार आ रहा है, तो हम इस टुकड़े का अलग से कंपोनेंट बनाएंगे। जब भी कोई टुकड़ा बार बार रिपीट होने वाला है तो वो अलग कंपोनेंट बनेगा। तो मैं यहीं पे अलग से कंपोनेंट बना देता हूं, अलग से बना रहा हूं यहां पे। चलिए नीचे ही बना देता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं और इस फंक्शन का नाम दे देता हूं प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम्स नाम से मैंने इसका नाम दिया। ये हमारा फंक्शन एज ए कंपोनेंट काम करेगा। यहां पे रिटर्न के बीच में ध्यान दीजिएगा, रिटर्न के बीच में राउंड ब्रैकेट में ये डिव पास कर दी। और ये जो प्रोडक्ट आइटम है, इस प्रोडक्ट आइटम को मैंने यहां पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। प्रोडक्ट आइटम हमारा यहां पे क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉल हो चुका है, आ गया। अब जितनी बार प्रोडक्ट आइटम आप लिखेंगे उतनी बार हमारे आइटम्स क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। ये क्लियर है। तो अभी आपके लॉजिक में ये तो फिट हो गया कि हमने डिजाइन बना लिया। अब एपीआई लगाने का काम करेंगे, मगर डिजाइन में कहीं भी डाउट मत रखिएगा कि डिजाइन के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, डिजाइन के लिए हमने क्या प्रोसेस किया। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि डिजाइन का प्रोसेस कैसे किया। तो अभी तक का पार्ट आप लोगों के सामने एकदम कनेक्टेड है कि हमने काम कैसे बिल्कुल मक्खन जैसा कर रखा है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ लॉजिकल काम करेंगे। अभी तो डिजाइन का काम कर रहे हैं। अब आप यहां पे जाइएगा और जाके यहां पे लिखिएगा प्रोडक्ट एपीआई, प्रोडक्ट फ्री एपीआई या प्रोडक्ट एपीआई लिखिएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये dummyjson.com है, ये अपने को प्रोडक्ट की एपीआई प्रोवाइड करता है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके यहां जाता हूं। अगर आप देखिए dummyjson.com, ये हमें प्रोडक्ट की एपीआई देता है। आप कौन कौन से, जैसे हमें एपीआई किसकी चाहिए, आप देखो, एक हमें चाहिए प्रोडक्ट की, जिसके क्लिक पे प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लोज कर रहा हूं मैं, हटाइएगा। ये एक एपीआई है। इस एपीआई के अंदर क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। इस एपीआई के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं प्रोडक्ट को कोलैप्स कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। एट ए टाइम कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। वैसे इस एपीआई में पता है आप पेजिनेशन भी लगा सकते हो। पेजिनेशन का लॉजिक देखता हूं, अगर टाइम मिलता है तो उसको भी इंप्लीमेंट कर दूंगा। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे 30 प्रोडक्ट के आगे जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे वाले 30 आएंगे। वो भी लॉजिक आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो पहली एपीआई अपनी ये एक्सेस होने वाली है, इसको मैं सबलाइन के अंदर क्या कर रहा हूं, रख दे रहा हूं। ये मेरी पहली एपीआई जो प्रोडक्ट को लेके आएगी। अब इसके अंदर और भी एपीआई है। अब एपीआई नंबर 2 क्या है, अपने को सारी कैटेगरी के नाम चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे तो सारी कैटेगरीज के नाम यहां पे आ रहे हैं। तो ये एपीआई नंबर 2 है, ये एपीआई नंबर 2 है जो हमें यूज करनी है। और ये एपीआई का यूज करके डेटा कहां दिखाना है भैया, डेटा दिखाना है इस साइड में, यहां पे दिखाना है। एपीआई नंबर 3 क्या है, जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो वो डेटा कौन सा लेके आएगी, तो वो भी एपीआई है। इसके अंदर आप जाएंगे बैक में तो आपको दिख जाएगा एपीआई नंबर 3 क्या है, जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी का प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे मैं गया और मैंने यहां पे लिखा कि स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग डेटा लाने वाली एपीआई है। वैसे एपीआई और भी है कि अगर आपने कहा कि सर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो उसका डिटेल पेज खुलना चाहिए, वो भी एपीआई इसके अंदर अवेलेबल है। बस वहां पे हमें डायनेमिक राउटिंग लगानी पड़ेगी, डायनेमिक राउटिंग लगा के वो काम करना पड़ेगा। तो अभी हम उस पे नहीं जाते, हम छोटा सा एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसमें पहले ये लॉजिक लगाते हैं। टाइम अगर होता है तो वो चीज मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा जो हमें चाहिए। पर अभी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उसको समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। देखिए मैंने बोला था कि हम यहां पे एक्सॉस नाम का पैकेज यूज करेंगे। एक्सॉस ये पैकेज है जिसका यूज करके आप एपीआई को हैंडल करने वाले। इस पे क्लिक करिएगा, ये पैकेज का नाम है, यहां से कॉपी करिए और कॉपी करके पहले इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के लिए मैं टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देता हूं और यहां पे मैं इसको हिट करता हूं, एक्सॉस इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक पैकेज है जिसका यूज करके आप एपीआई को हैंडल कर सकते हैं। और जो एपीआई हमने यूज किया वो एपीआई सारी गेट मेथड की एपीआई है। गेट मेथड की एपीआई जिसमें हमें डेटा क्या होगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, गेट 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 लिखा है। पोस्ट मेथड की एपीआई को यूज करने का ऑप्शन भी एक्सॉस देता है और गेट मेथड की एपीआई को यूज करने का भी ऑप्शन हमें एक्सॉस प्रोवाइड करेगा। अब ये है अपना एक्सॉस। ये पैकेज में अपने को नीचे क्या है, पूरा
पैटर्न दिया हुआ है कि काम कैसे करना है। देखो आप सिंपल देखना, आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे पहले इस लाइब्रेरी को लगा दो, फिर exhaust.get मेथड के थ्रू एपीआई का यूआरएल पास करो, एपीआई के यूआरएल से वो देन में अपना क्या करेगा, डेटा पास करेगा। यहां पे हमने एक कॉलबैक फंक्शन लगाया, कॉलबैक फंक्शन उस रिस्पांस को यूज करेगा और रिस्पांस को यूज करके आपको डेटा दे देगा। मगर मुद्दे की बात यह है कि ये जो है एक्सॉस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका फैच है, मगर ये एक पैकेज है, थोड़ा सा आसान होगा, सिस्टमैटिक होगा, आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो मैं इसको यूज करके एपीआई को हैंडल करूंगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है आप समझो, सबसे पहला मेरा काम है कैटेगरी को लाना। देखो कैटेगरी को लाने वाला काम ध्यान से देखिएगा, मैं कैटेगरी को लाने वाला काम करूंगा, मगर कैटेगरी को लाने वाला काम मैं ऐप में ही करूंगा। और ऐप में करूंगा मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट गेट कैटेगरीज, गेट कैटेगरी नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। गेट कैटेगरी नाम का फंक्शन बनाया, ये एक एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन बना के मुझे एपीआई को हैंडल करना है। तो एग्जॉस्ट को यहां बुलाइए और गेट मेथड को यूज करिए, क्योंकि हमारी एपीआई गेट की है। यहां पे दीजिए एक यूआरएल, एपीआई का यूआरएल क्या है जो केवल कैटेगरी को लेके आएगा, ये सारी कैटेगरी को लाने वाला यूआरएल है। मैं इसके अंदर इसको क्या कर रहा पास कर रहा हूं, इस यूआरएल को जैसे ही आप इसके अंदर पास करेंगे ये यूआरएल क्या होगा, हिट होगा, हिट होके केवल क्या करेगा, आपको डेटा लेके आएगा, मगर डेटा वो डायरेक्ट नहीं देगा, डेटा को हैंडल करने के लिए आएगा अपना देन को चाहिए एक कॉलबैक फंक्शन, मैंने फंक्शन बनाया और यहां पे एक पैरामीटर जिसके अंदर वो डेटा पास करेगा। मगर जब वो डेटा पास करता है, जब भी एक्सॉस डेटा पास करता है तो वो एक डेटा नाम की की पे डेटा पास करता है। मतलब आरईएस में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आरईएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, उस ऑब्जेक्ट में सब कुछ बताया जाएगा कि हेडर रिक्वेस्ट क्या है, मतलब क्या क्या चीजें आई हुई हैं, एपीआई का यूआरएल क्या है, सारी चीजें वो बताने वाला है। पर आपको उसके अंदर से केवल आरईएस को एक्सेस करके डॉट डेटा नाम की को एक्सेस करना है। तो आप बोलिए दैन को कि आप यहां जाके आरईएस का पूरा डेटा मुझे रिटर्न कर दो, आरईएस डॉट डेटा। ये डेटा नाम की फिक्स है, जब भी एक्सॉस में आप यूज करेंगे, फैच में ये चीजें जरूरी नहीं है, पर एक्सॉस में जब वो रिजल्ट देता है तो रिजल्ट को वो एक डेटा नाम की पे पास करता है हर बार। जब भी कोई गेट मेथड से एपीआई को हिट करेंगे तो एपीआई का यूआरएल आएगा, ये एक प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए हमने यहां पे क्या लगाया, देन के बीच में हमने एक कॉलबैक फंक्शन पास किया, कॉलबैक फंक्शन में हमने एक पैरामीटर लिया आरईएस, उस आरईएस पैरामीटर में एक्सॉस का पूरा मैटर आने वाला है, पर वो मैटर में बहुत सारी चीजें आती है, आपको डेटा निकालना है। तो हमने वहां पे लिखा आरईएस डॉट डेटा, वो डेटा को क्या करेगा, अलग कर देगा, डेटा को अलग करके फाइनली मैं बोलूंगा लास्ट वाले देन के पास भेज दो भैया। मैं दो देन लगा रहा हूं, पहला देन क्या कर रहा है, रिस्पांस के अंदर से डेटा निकाल रहा है, और ये जो देन है ये फाइनल रिस्पांस हमें क्या कर रहा है, दे रहा है, हमें फाइनल क्या कर रहा है, रिस्पांस दे रहा है। मैंने यहां पे लिखा फाइनल रिस्पांस और कंसोल डॉट लॉग कर दिया, जिससे हमें पता चल जाए फाइनली रिस्पांस में क्या आ रहा है। मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, यहां पे क्या कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं मैं, फाइनल रिस्पांस। अब ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है कैसे पता चलेगा, देखो आप यहां पे जाके रिफ्रेश करो, यहां पे मैंने राइट क्लिक किया, कंसोल में मुझे आंसर मिल रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार, कंसोल में आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मैं रिस्पॉन्सिव नहीं किया मैंने, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव मैंने किया भी नहीं है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, यहां पे क्लियर है, नहीं मिल रहा। अब मिलेगा कैसे, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, तो हम यहां पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। अब आपके मन में थोड़ा सा लॉजिक दौड़ाना है, दौड़ाना क्या है, यूज इफेक्ट कहां कॉल होता है, जब भी पेज लोड होता है तब कॉल होता है, और आप इसके अंदर ब्लैंक एरे की डिपेंडेंसी देके बता सकते हो कि ये यूज इफेक्ट केवल एक बार चलेगा। तो हमें जो हमारा फंक्शन बनाया हमने, ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे यूज इफेक्ट में डायरेक्ट काम कर सकता था, मैंने यहां पे इस फंक्शन को जो बना रखा है, इस फंक्शन को मैं यहीं पे कॉल कर दूंगा, गेट कैटेगरी मेरा यहां कॉल होगा, और ये बस पेज रिफ्रेश होते ही, जैसे ही हमारा पेज क्या होगा, कॉल होगा, पेज कॉल होते ही ये एट ए टाइम एक बार कॉल होगा। मतलब आप ये समझिए कि कभी भी आप कंपोनेंट को आगे पीछे करेंगे तो नहीं कॉल होगा, क्योंकि डेटा आ चुका है मेरे पास। तो ये पेज ओपन होते ही वंस अ टाइम आपके पास कॉल हो जाएगा, देखिए अपने पास डेटा आ चुका है, डन, हमारे पास डेटा आ चुका है ना, यही तो डेटा चाहिए था भैया। और ये डेटा उठा के किसमें डाल देना है, ये डेटा उठा के स्टेट में डाल देना है। तो हम एक यहां पे एक स्टेट बनाएंगे, लेट फाइनल, देखिए ध्यान दीजिएगा, फाइनल मैंने यहां पे बोला, फाइनल कैट नाम का एक स्टेट बनाया, फाइनल कैटेगरी, चलिए कैटेगरी ले लेते हैं, और यहां पे लिख देते हैं सेट फाइनल कैटेगरी, सेट फाइनल कैटेगरी। ये इसको अपडेट करने का क्या करेगा, काम करेगा, सेट फाइनल कैटेगरी यहां पे ले लीजिए। और यूज स्टेट का यूज करके हमने यहां पे क्या यूज किया, यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट का यूज किया, और यूज स्टेट का यूज करके हमने इसके अंदर रखा ब्लैंक एरे। इसके अंदर हमने क्या रखा है, ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे मैंने यहां पे पास किया। अब आप कहेंगे सर ब्लैंक एरे क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी एक एरे के फॉर्म में आ रहा है, और मैंने बोला कि जब ये फंक्शन हमें रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स से सेट फाइनल कैटेगरी का यूज करके, सेट फाइनल कैटेगरी का यूज करके उस जो ये फाइनल कैटेगरी है वो अपने को क्या करना है, रिस्पॉन्स में पास कर देना। मतलब वो जो फाइनल रिस्पॉन्स आ रहा है वो फाइनल रिस्पॉन्स किसके अंदर चला जाएगा, ये फाइनल कैटेगरी के अंदर चला जाएगा।
क्योंकि ये है एरे खाली। ये स्टेट तभी बदल सकता है जब उसका फंक्शन उसको बदलने की परमिशन देगा। तो आपका ये जो फंक्शन है स्टेट को बदलने वाली परमिशन वाला फंक्शन है, वो बोल रहा है कि जो भी फाइनल रिस्पॉन्स आएगा वो मैं अपने अंदर डालूंगा। जब मैं अपने अंदर उस फाइनल रिस्पॉन्स को डालूंगा तो फाइनल रिस्पॉन्स कहां चला जाएगा? फाइनल के अंदर, फाइनल कैटेगरी के अंदर। क्यों चला जाएगा? क्योंकि स्टेट में बदलाव तभी हो सकता है जब उसका फंक्शन कुछ पैरामीटर में लेके बदलाव कर रहा है। तो यहां तो फाइनली पूरा रिस्पॉन्स ही हम यहां पे पास कर रहे हैं। आप चाहो तो आप इसको भी console.log करके देख सकते हो। console.log मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? फाइनल कैटेगरी। देखिए मैं यहां से जाके क्या कर रहा हूं? रिफ्रेश कर रहा हूं। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आया है कि नहीं आया। आप कहेंगे सर फाइनल कैटेगरी आई है नहीं आई है। आप एक छोटा सा काम करिए, यहां पे ना फाइनल कैटेगरी डॉट लेंथ निकाल दीजिए। लेंथ आपको बता देगा कि कितना डेटा है। मैं यहां पे जाता हूं, देखो कितना डेटा है, 20 डेटा आ चुका है। तो इसका मतलब पहले क्यों खाली दिखा रहा है 0? क्योंकि एपीआई डेटा लेके आ रही थी, तब तक तो रुका हुआ था। जैसे ही डेटा आया यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 20। तो इसका मतलब हमारा डेटा आया। अब ये डेटा मुझे कैटेगरी के पास पहुंचाना है, क्योंकि हमारा जो डेटा दिखाने का काम है वो तो कैटेगरी इस पे बना हुआ है। हमारे पास जो डेटा है वो ठीक है, डेटा आया है। डेटा किसके अंदर है? फाइनल कैट के अंदर। और ये फाइनल कैट एज ए प्रॉप्स पहुंचेगा इसके अंदर। ये जो हमने कंपोनेंट बनाया, इस कंपोनेंट के अंदर हम एज ए प्रॉप्स कहां पे पहुंचा रहे हैं? इसके चाइल्ड के पास। चाइल्ड क्या है? कैटेगरी डॉट जेएसएक्स। यहां पे वो पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंच जाएगा तो मैं इस लूप का यूज करके, क्योंकि अब मैं लूप का यूज करने वाला हूं, इसको हटाने वाला हूं। ये हमारा क्या है? एक डेटा है। मैं इस डेटा को यहां पे क्या करूंगा? घुमाऊंगा। घुमाने के लिए हमने बोला लेट कैट नाम का एक वेरिएबल बनाया। और यहां पे ये जो फाइनल कैटेगरी है, फाइनल कैटेगरी हमारी एक एरे ही होगी, क्योंकि एरे ही आया वहां से। मैप का हम यूज कर रहे हैं। मैप हमें दो चीजें देता है, v, i। मतलब v में हमें क्या करता है? वैल्यू देता है, और i में हमें इंडेक्स देता है। और यहां पे हमने रिटर्न का यूज किया। रिटर्न के राउंड ब्रैकेट के अंदर ये li पास कर दिया, और ये li हमने पास किया। और li के अंदर ये जो v है, v को हमने यहां पे क्या किया? डायनेमिक कर दिया, क्योंकि v हमारा क्या आना चाहिए? डायनेमिकली आना चाहिए। v हमारी वही वैल्यू आनी चाहिए जो हमें कैटेगरी दे रहा है। और साथ में हमने li के अंदर एक की नाम का प्रॉप्स यूज किया, जो बताएगा कि हर बार एक यूनिक एलिमेंट जनरेट हो रहा है। और यहां पे हमने i पास कर दिया। और ये जो कैट नाम का वेरिएबल है, ये कैट नाम का वेरिएबल हम यहां पे क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। अब कैट नाम का वेरिएबल मैंने यहां पे क्यों पास किया? क्योंकि फाइनली जो स्टोर हुआ है वो यहां पे हमारे पास क्या होगा? आ जाएगा, और अपने पास लिस्टिंग आ जाएगी। डन डन। एक तरफ का काम हमारा डन, कैटेगरी लाने वाला काम हमारा डन। कैटेगरी लाने की कहानी के लिए फिर समझा देता हूं, जिससे आपको कहीं डाउट ना आए और आप कहीं ऐसा ना समझे कि क्या हुआ सर। हमने एक एपीआई एक्सेस की, एपीआई ने हमें डेटा दिया, उस डेटा को हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर डेटा निकाला, उस रिस्पॉन्स डॉट डेटा को फाइनल रिस्पॉन्स में डाला, और जो फाइनल रिस्पॉन्स आया उसको हमने एक स्टेट के अंदर जाके बदल दिया। मतलब स्टेट पहले से एरे खाली लेके बैठा है, उस खाली एरे के अंदर हमने जो भी कैटेगरी मिली उसको डाल दिया। ठीक है, पहला काम डन। अब ये जो फाइनल कैटेगरी नाम का स्टेट है, इस स्टेट को हमने क्या किया? ध्यान से देखिएगा, इस स्टेट को हमने यहां पे भेज दिया भैया कि आप जाओ और जाके एज ए प्रॉप्स कहां मिलो? एज ए प्रॉप्स मिलो आप कैटेगरी वाले चाइल्ड के अंदर, यहां पे प्रॉप्स में मिल जाओ। और ये मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। डी स्ट्रक्चर करके मैंने इसका यूज करके लूप चलाया, और लूप चला के जो फाइनली हमारे पास डेटा जनरेट हुआ कैट नाम के वेरिएबल में, वो मैंने यहां पास कर दिया। तो ये था पहली कहानी जो कैटेगरी को लेके आ रही है। अब कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 ये है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आना है। भैया लॉजिक के लिए तो पहले मैं डेटा तो ले आऊं, और प्रोडक्ट को लाने वाली एपीआई कौन सी है? ये वाली। प्रोडक्ट को लाने वाली एपीआई यही है। बहुत सिंपल है भैया कि एपीआई सर ये है, आपने एकदम सही बताया, एपीआई यही है प्रोडक्ट को लाने वाली। तो प्रोडक्ट को लाने वाली एपीआई के लिए भी तो हमें काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा ना, काम करेंगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, और यहां पे देखिए मैंने क्यों फंक्शन कॉल कराया? क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कराने का मतलब ये पेज ओपन होते वंस अ टाइम कॉल हो जाए। चलो ठीक है डन। अब मैंने बोला लेट गेट प्रोडक्ट नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं। ठीक है भैया, प्रोडक्ट नाम क्या हम फंक्शन क्या करें? बना रहे हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मैं एरो फंक्शन ही बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, एरो फंक्शन ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एरो फंक्शन ही बना रहे हैं, और यहाँ पे exhaust डॉट गेट का यूज कर रहे हैं। भैया exhaust डॉट गेट में क्या करेंगे? हम सिंगल कोटेशन में पास कर देंगे ये हमारा सबलाइन जो है, और सबलाइन के अंदर हमने ये क्या किया? ये लिया, और ये लेके हमने यहाँ पे पास कर दिया। यही है हमारी एपीआई जो प्रोडक्ट को लेके आ रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेके आ रही है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, फिर हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। देन को बोलेंगे कि आपको क्या करना है? प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स लेना है। प्रो रिस्पॉन्स नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, और इस प्रो रिस्पॉन्स के अंदर से केवल आपको क्या फिल्टर करना है? आपको प्रो रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा फिल्टर कर देना है। डॉट डेटा आप निकाल के दो मुझे। जब आप डेटा निकाल के दोगे, देखो यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो जेसन में ही डेटा देता है अपने को। फिर मैं फाइनली देन के पास बोलूंगा आप देन एक काम करो, आपके पास जो डेटा आया, यहां सेमीकोलन लगा के गलती कर दी, मैंने बोला आपके पास जो डेटा आएगा, जो दूसरा देन है, वो मैं बोलूंगा आपको फाइनल रिस्पॉन्स क्या करना है? लेना है। फाइनल रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल ही लिया मैंने, और यहां पे console.log करके देखा कि फाइनल रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ रहा है।
फाइनल रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। हमने जब देखा कि फाइनल रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है तो वो हमें दिख जाएगा, देखते हैं दिख रहा है क्या कंसोल में। राइट क्लिक करके कंसोल में जाइए, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीजन ये है कि जो आपका गेट प्रोडक्ट है वो भी तो यहां पे कॉल करना पड़ेगा भैया। दो फंक्शन को कॉल करिए ना आप, पहले कैटेगरी को लाने वाला फंक्शन और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट को लाने वाला फंक्शन। जब आप कॉल करेंगे तो दिखने लग जाएगा। यहां पे देखिए, जब आपके सामने दिख क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट में कौन सी की पे डेटा पड़ा है, प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के अंदर 30 प्रोडक्ट पड़े हैं, तो हमें यहां से क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स निकालना है। प्रोडक्ट्स इसमें कितने आ रहे हैं, 30। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप यहां पे जो फाइनल रिस्पॉन्स है ठीक है बढ़िया आया है, लेट हम यहां पे एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रो नाम से, फाइनल प्रो नाम से एक प्रोडक्ट बनाते हैं और सेट फाइनल प्रोडक्ट की हेल्प से हम इसको अपडेट करेंगे। सेट फाइनल प्रोडक्ट की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और यूज स्टेट का यूज करेंगे। यूज स्टेट का यूज करके एक एरे ले लेंगे। यूज स्टेट का यूज करके हमने क्या किया, एक एरे ले लिया, क्योंकि एरे ही मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा ना। ये जो एरे, ये 30 एरे ही तो है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलता तो मैं यहाँ पे क्या लेता, ब्लैंक में ऑब्जेक्ट ले लेता, मतलब ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट ले लेता। पर हमें मिल क्या रहा है, हमें एरे मिल रहा है, तो हमें एरे ले रहे हैं। अब एक छोटा सा हम काम कर रहे हैं, इस जो भी हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सेट फाइनल प्रोडक्ट नाम के फंक्शंस के थ्रू फाइनल रिस्पॉन्स में जो हमें मिल रहा है, फाइनल रिस्पॉन्स में पता है क्या मिल रहा है, आप देखो पहले ध्यान से, प्रोडक्ट्स नाम की तो हमने बोला कि सेट फाइनल प्रोडक्ट की हेल्प से स्टेट को अपडेट करो। और अपडेट क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं करना, फाइनल रिस्पॉन्स नहीं करना, फाइनल रिस्पॉन्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट्स ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये आपको केवल ये 30 प्रोडक्ट्स निकाल के देगा, ये 30 प्रोडक्ट्स। तो 30 प्रोडक्ट्स हमारे स्टेट के अंदर चले गए। अब आप कहेंगे सर सही में गए हैं क्या? गए हैं ना, क्योंकि इसने आपको क्या किया, इसने आपको प्रोडक्ट की एपीआई दी। एपीआई को आपने पास करके भैया देन के पास दिया, देन ने उस डेटा को निकाला। डेटा से हमने क्या किया, फाइनल रिस्पॉन्स मांगा। पर फाइनल रिस्पॉन्स में मिला एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट्स था, टोटल था, स्किप था। तो हमें प्रोडक्ट्स लेना था, तो हमने फाइनल रिस्पॉन्स के अंदर से प्रोडक्ट लिया और वो हमने किसके अंदर अपडेट कर दिया, इस स्टेट के अंदर अपडेट कर दिया। और फाइनल प्रोडक्ट में अब डेटा पड़ा हुआ है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या करेगा, डेटा को लेकर आएगा। तो डेटा को लेके आने वाली कहानी भी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ऊपर क्यों? ऊपर थोड़ा सा काम क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। मैं पी आइटम्स करके एक वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है, और ये जो मेरे पास आया फाइनल प्रोडक्ट, इसका यूज करके मैं ऐप चला रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला पी डेटा में हमें क्या मिलेगा, या प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट वैल्यू लिख देता हूं, प्रोडक्ट्स लिख देता हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉमा इंडेक्स, ये दो चीजें मिलने वाली है। और यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे हमने पास कर दिया ये वाला, भैया प्रोडक्ट आइटम को उठाया और उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न के बीच में पास कर दिया। रिटर्न के राउंड ब्रैकेट में हमने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। अब ये पास हो गया और प्रोडक्ट आइटम को उठा के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट आइटम तो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल को उठा के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। मगर वेरिएबल को उठा के यहाँ पे पास करने से पहले एक कंडीशन लगाऊंगा, जो कंडीशन आप समझिएगा कंडीशन क्या है। अभी तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, पी आइटम्स करके मैंने वेरिएबल पास किया। जाके देखिए आया है कि अपने पास डेटा, की नाम का प्रॉप्स देना जरूरी है, 30 आ चुके हैं, 30 के 30 आ गए हैं, कहीं गलती ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कोई गलती नहीं है। अब देखो ये बोल रहा है कि की नाम का प्रॉप्स देना मैंडेटरी है। राइट क्लिक करके कंसोल में जाएंगे तो वो बोल रहा है कि भैया की नाम का प्रॉप दो यूनिक बनाने के लिए, और की नाम का प्रॉप देना है इसको, यहां पे की दे दीजिए और की में आप इंडेक्स पास कर दीजिए बस। और मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, एरर गायब क्यों हो गई, क्योंकि की नाम का प्रॉप्स दे दिया। अब मुद्दा ये, प्रोडक्ट आइटम के पास में डेटा कैसे भेजूंगा, प्रोडक्ट आइटम, ये जो प्रोडक्ट्स निकल के आया है, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो इसके पास पहुंचानी है ना, क्योंकि डिजाइन का काम तो क्या है, डिजाइन का काम तो यहां किया हुआ है। तो आप एज ए प्रॉप्स यहां पे पी डेटा नाम का मैं एक प्रॉप्स बना रहा हूं, कोई भी नाम दे सकता था, वैसे मैंने पी डेटा नाम दे दिया। पी डेटा नाम के प्रॉप्स पे मैं प्रोडक्ट्स यहां पे भेज रहा हूं, ये प्रोडक्ट भेज रहा हूं। और ये प्रोडक्ट आपको कहां रिसीव होता वो मिलेगा, पी डेटा मिलेगा आपको इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर, यहां मिल जाएगा ये आपको। एज ए डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, क्योंकि आपने जो प्रॉप्स का नाम दिया वही प्रॉप्स यहां पास करना है। तो कंसोल डॉट लॉग करके हम देखें तो सही इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। कंसोल डॉट लॉग करके पी डेटा में देखे तो सही क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, देख लेते हैं। आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, आ रहे हैं भैया, 30 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, डन है, एकदम बढ़िया धमाकेदार आ रहे हैं, ठीक है, आ तो रहे हैं। इसके अंदर देखिए ब्रांड में एप्पल लिखा हुआ है, कैटेगरी में स्मार्टफोन आया, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, सब कुछ आ तो रहा है, थंबनेल भी आ रहा है। तो अब आ तो रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको हमने हिट किया तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालना है टाइटल। भैया ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, पी डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है और टाइटल पे इसका नाम पड़ा आईफोन, ये लीजिए डॉट टाइटल। टाइटल करते ही आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईफोन मिल जाएगा, देखिए आईफोन एक्स सब कुछ आ गया, ठीक है। अब प्राइस भी चाहिए, तो पी डेटा के अंदर, पी डेटा जो है,
पी डेटा के अंदर एक प्राइस नाम की पे प्राइस भी पड़ा। अब आप कहेंगे सर ये की का पता कैसे चल रहा है? देखो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो आप यहां से ना हिट कर लो। हिट करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, एज ए प्रॉप्स में भेजा है। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एज ए प्रॉप्स कहां गया है? एज ए प्रॉप्स चाइल्ड के पास गया है। ये पूरा ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है? ये पूरा ऑब्जेक्ट पहुंचा है पी डेटा के अंदर। पी डेटा के अंदर कैसे पहुंचा है? क्योंकि इसने क्या किया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये ऑब्जेक्ट उठा के यहां डाल दिया, तो पी डेटा के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट चला गया। और पी डेटा हमारा प्रॉप्स का नाम है, तो इस प्रॉप्स को हमने यहां पे क्या किया, डी स्ट्रक्चर किया। जब हमने डी स्ट्रक्चर किया तो डी स्ट्रक्चर करके इसके अंदर से टाइटल निकाला, प्राइस निकाला। अब मैं इमेज भी निकाल देता हूं। इमेज निकालने के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, हटा के कर्ली ब्रैकेट का यूज करता हूं। कर्ली ब्रैकेट का यूज करके ध्यान दीजिएगा, पी डेटा डॉट, यहां पे की का नाम क्या है, थंबनेल। थंबनेल यूज करते इमेज भी आ जाएगी। आप देखो ध्यान से, इमेज आ गई भैया, इमेज आ गई, छोटी बड़ी आ रही है, थोड़ा सुधार देते हैं। इमेज भी आ गई और इमेज अपने सामने क्या है, छोटी बड़ी नजर आ रही है। तो हम छोटी बड़ी नहीं नजर आने देंगे, हम बोलेंगे एक क्लास लगाते हैं और बोलते हैं W100%। तो W100% का मतलब विड्थ 100% लेना है और H इसका फिक्स कर रहा हूं, H कह रहा हूं 250 पिक्सल, और 250 ज्यादा हो जाएगा, 220 कर देता हूं, 220 पिक्सल H हो जाएगा। तो बराबर शेप में आपको दिखने लग जाएगी। देखिए बराबर शेप में आपको डेटा क्या हो रहा है, दिख रहा है। और एक छोटा सा काम और करता हूं, यहाँ पे बी जो है, ठीक है, गैप मैंने कहा दिया, यहाँ पे यहां दिया ना, तो गैप थोड़ा बढ़ा रहा हूं, गैप 5 कर रहा हूं, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। मतलब मुझे ये गैप ज्यादा चाहिए था तो गैप बढ़ गया। देखिए अभी आप लोगों के सामने मैं प्रोडक्ट को भी लेके आया और मैंने एक चीज आप लोगों को बोला था, आप समझो, मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगाने वाला आप समझना, इसी के अंदर डेटा आ रहा है, मैं कंडीशन ये लगाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन लगाने वाली लॉजिक देखिएगा। मैंने कंडीशन लगाया कि पी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये एक स्टेट है, डॉट लेंथ जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो ये वेरिएबल अपना क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। जो ये वेरिएबल है ये अपना वेरिएबल आना चाहिए, जो यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। ये वेरिएबल हमारा डेटा लेके क्या होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं तो कॉलन करके यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड करके लिखा आना चाहिए। नो प्रोडक्ट फाउंड क्यों आना चाहिए? अगर एपीआई इन द केस स्लो है, नो प्रोडक्ट फाउंड करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। अब मैं जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, नो प्रोडक्ट फाउंड आता है, देखो सबसे पहले, फिर जैसे ही प्रोडक्ट आता है ये यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाता है। तो एक्चुअल में इस कंडीशन का मतलब केवल ये है कि जब एपीआई मुझे डेटा देगी तो क्या उस समय उसकी लेंथ 1 या 1 से ऊपर है तो पी आइटम्स दिखाना। पी आइटम्स में क्या पड़े, ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। और अगर इसकी लेंथ 1 से कम है तो उसकी जगह क्या दिखाना, नो डेटा फाउंड, जो हमारे सामने क्या होता है, फर्स्ट टाइम आ जाता है और आके यहाँ पे दिखने लग जाता है। तो एक्चुअल में अभी तक हमने 2 काम कर लिए। 2 काम क्या किए समझिएगा। पहला काम क्लियर है, छोटा सा, पहला काम छोटा सा किया है मैंने, जो आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला काम मैंने कैटेगरी को लाने का किया, दूसरा काम मैंने प्रोडक्ट को लाने का किया। अब हमारा काम नंबर 3 बाकी है, जिसमें हम जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसके प्रोडक्ट यहां पे आने चाहिए। तो काम नंबर 3 को करने के लिए तो आपको एक चीज तो पता है कि कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, पक्का है ना पता, किस पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। पक्का पता है कि आप किस पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जब आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो मैं एक स्टेट बना रहा हूं जिसमें मैं कैटेगरी का नाम स्टोर करूंगा। मैं यहां जा रहा हूं और यहां पे एक स्टेट बना रहा हूं, कैट नेम। कैट नेम नाम का एक स्टेट बनाया और एक मैं यहां पे फंक्शन दे रहा हूं, कैट नेम, और एक सेट कैट नेम, सेट कैट नेम यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। यूज स्टेट का यूज करता हूं, यूज स्टेट का यूज करके इसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि यूज स्टेट का यूज किया, यहां पे यूज इफेक्ट का यूज किया। यूज इफेक्ट एक और लगा रहा हूं अलग से, और इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने एक डिपेंडेंसी ली और डिपेंडेंसी में मैंने यहाँ पे दिया है कैटेगरी का नाम, कैट नेम। चलो कैट नेम मैंने यहाँ पे क्या किया, पास कर दिया। अभी मैं ये देखना चाहता हूं क्या इस कंसोल के अंदर कोई चीज आ रही है। कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे किया, हेलो हेलो अपने सामने आ रहा है क्या, वो देखना चाहता हूं मैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके देखते हैं हेलो आ रहा है क्या, हेलो आ रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है। अब आप कहेंगे सर क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ब्लैंक भी तो एक वैल्यू जैसा ही काम कर रहा है। तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं यहाँ पे, इफ कंडीशन लगा रहा, इफ जब कैट नेम, ध्यान दीजिएगा, जब कैट नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तब ये लॉजिक यहाँ पे क्या करे, काम करे, नहीं तो काम ना करे। ये कट करके मैंने यहाँ पे डाला, इसका मतलब अब नहीं आएगा हेलो। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, हेलो नहीं आएगा। हेलो नहीं आने का रीजन ये है कि यूज इफेक्ट में तो वो जा रहा है, मगर मैंने कंडीशन लगा के रोक दिया कि कैट नेम खाली नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बोलना है कि जब भी कैट नेम में वैल्यू फिल होगी तो ये यूज इफेक्ट चलेगा। अगर कैट नेम में जैसे स्मार्टफोन आ गया तो चल जाएगा, कैट नेम में अगर कुछ भी आ गया तो ये चलेगा, ये क्लियर है। कैट नेम में अगर कुछ भी आ गया तो ये चलेगा ही चलेगा, यूज इफेक्ट।
तो कैट नेम की वैल्यू अपडेट कैसे कर सकता हूं भैया? कैट नेम की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप क्लियर ये समझो, कैट नेम की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यहां पे क्लिक करना पड़ेगा ना इन पे, तब ये वैल्यू अपडेट होगी। और ये क्लिक करने वाला काम तो मुझे कैटेगरी डॉट जेएसएक्स में मैंने बना रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सेट कैट नेम वाला फंक्शन है जो कैटेगरी को अपडेट करने का काम करेगा, इसको एज ए प्रॉप्स आपको भेजना है। कहां पे? कैटेगरी के साथ में बना भेजना है, यहां भेजना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, भेजना पड़ेगा, यहां आपको भेजना पड़ेगा। जब तक आप यहां नहीं भेजेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो मैं इसको एज ए प्रॉप्स क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं। ये एक फंक्शन है, फंक्शन एज ए प्रॉप्स कहां जा रहा है? ये जा रहा है चाइल्ड के पास, यहां पे जा रहा है। चलो ठीक है, यहां पे ये पहुंच गया। यहां जाने के बाद आपको पता है कि ये हमारा क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। अब लूप के अंदर मैं क्लिक कैसे लगाऊंगा? लूप के अंदर क्लिक लगाने के लिए मैं यहां पे लगाऊंगा ऑन क्लिक। सिंपल लॉजिक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा। अब ये ऑन क्लिक लगा के फंक्शन ऊपर बनाऊंगा, मैं ऑन क्लिक बनाऊंगा, ऑन क्लिक। या तो ऑन क्लिक पे यही फंक्शन कॉल कर दीजिए। ऑन क्लिक पे आप एक काम करिए, मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर जाता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर इसी फंक्शन को यहां पे कॉल कर देता हूं, और फंक्शन को कॉल करके ये जो वी है, वी ही इसके अंदर भेज रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब है कि एक फंक्शन एज ए प्रॉप्स यहां आया, ये फंक्शन का नाम हमने क्या किया, एज ए प्रॉप्स मंगाया वहां से, और इस फंक्शन की वैल्यू अपडेट की। तो वैल्यू अपडेट करने के बाद ये पेरेंट के पास चला जाएगा, वापिस से ये किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास। तो जो भी वैल्यू अपडेट हुई है वो वैल्यू कहां मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको इसके अंदर। और वो वैल्यू अगर अपडेट हुई है तो ये किसका फंक्शन था, ये था, यहां पे भी आपके अपडेट हुए, और अपडेट हुए तो ये कैट नेम में भी अपडेट मिल जाएगा। आप चाहो तो कंसोल डॉट लॉग करके क्या करो, यहां पे कैट नेम को देख लो, कैट नेम में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल में जाते हैं, देखो ध्यान से, बस मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो ध्यान से, हेलो भी आया, ये भी आया, इसका मतलब अपडेट हुआ है भैया, अपडेट तो हुआ है, अपडेट तो हुआ है, इसका मतलब हमारी वैल्यू अपडेट हुई है। अब अपडेट हुई है तो पूरी कहानी तो समझानी पड़ेगी कि कहानी कैसे चली, क्योंकि कहानी के कुछ जो इसके अंदर जो पात्र हैं वो थोड़े से घुमे हुए हैं, और उन पात्र को आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि पूरी कहानी उस पर डिपेंड है। पूरी कहानी का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने क्या किया, एक स्टेट बनाया जिसमें कैट नेम और सेट कैट नेम लिया है, और इस स्टेट के अंदर एक फंक्शन बनाया सेट कैट नेम। इस सेट कैट नेम को हमें क्या करना था, कैटेगरी के पास भेजना था। तो इस सेट कैट नेम को हमने एज ए प्रॉप्स क्या किया, कैटेगरी वाले कंपोनेंट में भेज दिया। जब ये एज ए प्रॉप्स कैटेगरी वाले कंपोनेंट में गया तो मैंने इसको यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया। डीस्ट्रक्चर करके मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप एलआई के अंदर ऑन क्लिक लगाओ और एरो फंक्शन बनाओ, और जो भी हमें वैल्यू मिल रही है, जो आप क्लिक कर रहे हो, क्लिक करते समय अब वी में जो भी मिल रहा है वो इसके अंदर डाल दो। जैसे ही आपने वी में अगर स्मार्टफोन मिला तो स्मार्टफोन क्या हुआ, इसके बीच में आया। जैसे ही इसके बीच में आया आपका प्रोसेस उल्टा चलने लग गया। उल्टा कैसे चला? जैसे ही आपने इसके अंदर वैल्यू अपडेट की तो वैल्यू अपडेट करने के बाद यहां गया, ये यहां से कहां पहुंचा, ये यहां से पहुंचा ऐप के पास। इसको पता चल गया यहां वैल्यू अपडेट हुई, फिर ये कहां पहुंच गया, ये पहुंचा इसके पास यहां पे, क्योंकि स्टेट अपडेट हो गया। और स्टेट अपडेट होने के बाद जो भी नाम अपडेट हुआ वो नाम यहां मिला, और नाम मिलते ही यूज इफेक्ट यहां पे चल गया, क्योंकि जब भी किसी कैट नेम में चेंजेस आएंगे तो आपका यूज इफेक्ट काम करेगा ही करेगा। ये क्लियर लॉजिक है, मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यूज इफेक्ट काम करेगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कैटेगरी वाइज डेटा लाने वाली एपीआई हिट कर दूंगा, हिट कर देंगे, काम खत्म। बस ये लो, मैं ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को कॉपी करता हूं, बस एपीआई बदल दूंगा। देखो ध्यान से, इस प्रोसेस को मैंने यहां पे कॉपी किया। अब आप कहेंगे एपीआई कौन सी लगेगी, ये लगने वाली है। अब आप बिल्कुल सबको सेम है, देखो ये मैंने यहां पे पास किया, बस एक चीज बदल जाएगी, मैं यहां पे यूज करूंगा बैकटिक का। मैं यहां पे यूज करूंगा बैकटिक का। बैकटिक का यूज करने के बाद ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की जगह लिखूंगा डॉलर, और कर्ली ब्रैकेट में यहां पे यूज करूंगा कैट नेम, जो कैट नेम मिला है वो। अगर यहाँ पे स्मार्टफोन मिला है तो स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग एपीआई चलेगी, एपीआई चल के काम वही करेगी, डेटा निकालेगी, और डेटा निकाल के फिर से फाइनली क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट वाला स्टेट है वो स्टेट बदलेगा, और उस स्टेट में केवल उसी कैटेगरी का डेटा आएगा जिस पे आपने क्लिक किया है। तो जब आप स्टेट को बदल दोगे तो प्रोडक्ट में वैल्यू बदल जाएगी। वैल्यू क्यों बदल जाएगी? क्योंकि जैसे ही आप इस एपीआई को हिट करोगे, इस एपीआई के हिसाब से रिजल्ट कम हो जाएंगे, और वो जो रिजल्ट कम होंगे वो कम रिजल्ट क्या होंगे, सेट फाइनल प्रोडक्ट की हेल्प से ये प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के, प्रोडक्ट वाले स्टेट के अंदर चले जाएंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट वाला स्टेट है इसमें चले जाएंगे, और जैसे ही ये चेंज होगा, ये चेंज होने के बाद ये जो हमारा लूप है ये भी अपना डेटा क्या करेगा, कम दिखाएगा। तो फाइनली हमारा पूरा काम हो चुका है। अब चाहे तो हम क्लिक करके देख लेते हैं, वैसे जिस पे क्लिक किया था उसका डेटा आ भी गया। देखो अभी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो है ना, अभी हमारा ये वाला काम, ये यूज इफेक्ट नहीं चल रहा। ये यूज इफेक्ट क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। अभी हमारा ये गेट प्रोडक्ट वाली फंक्शन क्या कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है। ये जो गेट प्रोडक्ट वाला फंक्शन है ये क्या कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है।
ये डेटा क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हमने बोला इसको डेटा लाना है। बट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप स्मार्टफोन पे क्लिक करते हैं तो स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग डेटा आता है। क्यों डेटा आता है, क्योंकि स्मार्टफोन, ध्यान से देखना, स्मार्टफोन मिलता है, स्मार्टफोन यहां मिलता है, यहां फिर एपीआई क्या होती है, अपनी हिट होती है। इस एपीआई के अंदर डेटा कम आता है, वो डेटा फाइनली किसके अंदर अपडेट हो जाता है, जो प्रोडक्ट वाला स्टेट है उसके अंदर जाके अपडेट होता है। तो प्रोडक्ट वाला स्टेट कम होता है, कम होते ही स्टेट में चेंजेस आता है, और स्टेट में चेंजेस आते ही आपका डेटा कम दिखने लग जाता है। तो अगर आपको और थोड़ा बारीकी से समझना है तो मैं यहां पे समझाता हूं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं। देखो नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क में थोड़ा बारीकी से समझ में आएगा। लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लैपटॉप के क्लिक पे एक एपीआई हिट हुई है, आपको दिख रही होगी। इस एपीआई में डेटा कितना है, 5 ही आया है। यहां पे देखो 5, टोटल कितना है, 5। तो ये पांचों प्रोडक्ट किसके अंदर अपडेट हुए, ध्यान से देखो, ये पांचों प्रोडक्ट इसके अंदर यहां पे जाके मिले होंगे। ये मिले होंगे तो सेट फाइनल प्रोडक्ट जो नाम का हमारा फंक्शन है, वो किसको अपडेट करने का काम कर रहा है, वो इस स्टेट को अपडेट करने का काम कर रहा है। और इस स्टेट में गए होंगे 5 फंक्शन, सॉरी 5 ऑब्जेक्ट। जब वो 5 ऑब्जेक्ट इसके अंदर गए होंगे, एक एरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट गए होंगे, जब 5 ऑब्जेक्ट गए होंगे तो पूरा प्रोडक्ट जो 30 डेटा लेके आ रहा था वो हट जाएगा। उसकी जगह 5 प्रोडक्ट वाला डेटा आपको दिखने लग जाएगा। वही है आपका कैटेगरी वाइज डेटा लाना। तो जैसे ही मैं जाके यहां पे क्या करता हूं, हिट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसका डेटा आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे इसका डेटा आ रहा है, स्मार्टफोन पे क्लिक करोगे स्मार्टफोन का डेटा आ रहा है। हम लोडिंग भी लगा सकते हैं, प्रोसेस को थोड़ा और स्मार्ट बना सकते हैं। फिलहाल मुझे इतने लॉजिक पे क्या करना था, काम करना था, जिससे आपके सामने प्रोसेस समझा पाऊं कि आप एपीआई को हैंडल कैसे करेंगे, एपीआई को हैंडल कैसे करेंगे। ये मेन प्रोसेस आप लोगों को क्या करना था, समझाना था। अभी के पार्ट में मैं इतना ही रखता हूं। थोड़ा सा काम आप लोग करिएगा, थोड़ा लॉजिक आप लोग लगाइएगा। ये कोड थोड़ा सा घुमा हुआ है, मैं समझता हूं, अगर चीजें आप एक एक करके समझेंगे तो आपके सामने चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी। कहीं भी आपको कोड बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। अभी के पार्ट में इतना ही। आने वाले टाइम पे कुछ और प्रोजेक्ट्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।